अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आए हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छे बढ़वार हेतु राज मूंग की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। विभिन्न फसलों में सफेद लट कीट की गंभीर समस्या तथा इसका समन्वित नियंत्रण। दलहनी फसलों के अंतर्गत प्रदेश के जिन किसानों ने जून माह में राज मूंग की बुआई कर दी थी, उनकी फसल 40 से 50 दिन की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है और फसल से अधिक उपज लेने के लिए इस अवस्था पर कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे कि सिंचाई एवं जल निकास का उचित प्रबंधन, पौध संरक्षण उपाय आदि। तो किसान भाइयों, राज मूंग की फसल में इन्हीं सब कार्यों को किस प्रकार से करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर जयलाल महतो। आज जो है हम राइसबीन के विषय में, जिसको आप राजमूंग कहते हैं, राजमूंग के विषय में बताएंगे। जो किसान भाई राजमूंग को जून में लगा चुके हैं, वो अब तक जो है निकाई गुराई भी कर चुके होंगे। जैसा कि दलहन फसल है तो जानते हैं कि सब खाद जो है जितना भी होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो भी खाद डालना होता है, हम लोग एक बार ही दे देते हैं। पहला जो है 20 से 25 दिन के बीच में गुड़ाई निकाई गुराई कर देते हैं और उसके बाद में 15 से 20 दिन के बाद में दूसरा निकाई गुराई भी करने का समय हो गया है। तो अब तक तो आपका फसल बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि आपने निकाई गुराई कर दिया है, उसके बाद में भी अगर फसल की बढ़वार अच्छी नहीं हुई है और उसके बाद में भी आप देख लें कि बढ़वार अच्छा नहीं है। किसान भाइयों, अभी आपकी राजमूंग की फसल बढ़वार की उचित अवस्था पर है और इस समय इसमें कुछ कार्यों को करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपकी फसल की बढ़वार अच्छी प्रकार से नहीं हो रही है, तो आप कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं। तो आप एक काम करें कि 2% यूरिया का ऊपर से छिड़काव कर दें, जैसे दवा का करते हैं ना, उसी तरह 2% यूरिया का छिड़काव आप रफली जो है आप एक मुट्ठी जो है आप यूरिया को लें और पानी में घोल दें, तो जो है स्प्रे कर दें, तो आपको जो है फसल के लिए, उसके ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। अब देख लें कि अगर कीड़ा वगैरह लग रहा हो तो कोई भी दवा आपके। किसान भाइयों, इसके बाद अगर आपकी फसल में कुछ कीटों का प्रकोप होता है, जैसे कि माहू कीट, ये कीट पत्तियों एवं फलियों का रस चूसकर उनको हानि पहुंचाता है, जिससे आपको काफी नुकसान होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए डाईइथेन M45 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। बीमारी के विषय में तो ये रेसिस्टेंट ही करीब है, मतलब ये प्रतिरोधी है, लेकिन फिर भी अगर कीड़ा वगैरह लगे तो मोनोसिल वगैरह को आप जो है 10-15 दिन के इंटरवल पर आप छिड़काव करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि 2.5 ml जो है आप 1 लीटर पानी में आप डालें और उसके बाद में स्प्रे करें। उसके बाद में खास करके खरीफ फसल में आप ध्यान रखें कि इसमें जल जमाव नहीं हो। इसके साथ ही जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए आप अपने खेतों में नाली बना लें, जिससे आपके खेत का पानी बाहर निकल जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि प्रति वर्ष आप जो है अपने फसल चक्र में एक बार दलहनी फसल का उपयोग जरूर करें।
ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, प्राय आपने देखा होगा कि अपने प्रदेश में मूंगफली, गन्ना, बाजरा इत्यादि फसलों की जड़ों में सफेद लट का प्रकोप अधिक होता है, जिसका नियंत्रण समय पर नहीं किया गया तो ये कीट इन फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अतः किसान भाई इस सफेद लट कीट के नियंत्रण के लिए कौन कौन से जरूरी उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक। हमारी कृषि में आजकल एक समस्या बड़ी गंभीर रूप से आ रही है, खासतौर से गन्ने की फसल में या लंबे पीरियड की जो और फसलें होती हैं उनमें भी, जो सफ़ेद सूंडी, वाइट ग्रब जिसको बोलते हैं, इससे काफ़ी नुकसान होता है। इसके जो गिंडार होती है वो नीचे पौधों की जड़ों को काट देती है और इससे पौधे सूखने लगते हैं। किसान को बाकी बाद में पता चलता है कि ये पौधे सूखने लगे तो उसका क्या कारण है। पौधे सूखने के कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन विशेष से अगर जड़ कटी हुई दिखाई दे आपको तो समझ लिए कि ये सफ़ेद सूंडी का या गिंडार का प्रकोप है। मिट्टी को कुरेद कर देखें तो वहाँ पर सफ़ेद गिंडार इसमें दिखाई देती हैं। खासतौर से जो बरसात होती है, पहली बरसात जब आती है तो ये बाहर निकलते हैं, इसके नर और मादा बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और उस समय पर अगर नीम की टहनियाँ लगा दी जाएं तो उस पर काफ़ी ये आकर्षित होते हैं और वहाँ पर नीम की टहनी लगाकर उस वहाँ दवाई छिड़क दी जाए तो उसमें ये मर जाते हैं। काफ़ी ये इसमें काफ़ी संख्या इनकी कम हो सकती है। एक बड़ी अच्छी जो हमारी जो तकनीक थी जो हमारे देश में अपनाई जाती थी, गर्मी के मौसम में जब तेज़ धूप होती है उस समय एक जुताई करके खेत की और थोड़ा उसको मिट्टी को पलट दें तो धूप से और गर्मी से और सूखने से ये काफ़ी तरह के कीट मर जाते हैं। सफ़ेद सूंडी भी, नेमेटोड भी और दीमक आदि भी कई प्रकार के कीटों का उससे नियंत्रण हो सकता है। वह भी हम प्रक्रिया अपना सकते हैं अगर हमारे यहाँ अच्छी तेज़ धूप निकलती है तो। इसके साथ साथ जैविक नियंत्रक कई प्रकार के हैं। इसके लिए मानसून पूर्व या मानसून की पहली वर्षा के साथ जब प्रौढ़ शाम को बाहर निकलकर झुंड में उड़ान भरते हुए पोषक पेड़ों पर पहुँचे तो इन पेड़ों के नीचे प्लास्टिक सीड या चादर को बिछाकर पेट्रोमैक्स के प्रकाश में रात करीब 9 बजे लंबे बांस के डंडों से पेड़ की डालियों को हिलाकर प्रौढ़ नीचे गिराएं और उन्हें एकत्रित करके मिट्टी के तेल युक्त पानी में डालकर मार डालें। इस कीट के प्रौढ़ भ्रंग प्रकाश पर अधिक आकर्षित होते हैं, अतः रात में इन पोषक पेड़ों के पास प्रकाश प्रपंच लगाना चाहिए। रात 7 बजे से 10 बजे तक प्रकाश करने से प्रौढ़ों के प्रकाश प्रपंच में फंसने की अधिक संभावना रहती है। बाद में उन्हें नष्ट कर दें। कुछ दवाइयाँ भी अगर ये सब नहीं कर पाए तो क्लोरपायरीफॉस या अन्य दवाइयाँ आती हैं मिट्टी में डालने के लिए, उसमें डालकर भी इनका नियंत्रण किया जा सकता है। उनके प्रयोग से सफ़ेद सूंडी और कई अन्य प्रकार के कीटों का भी नियंत्रण हो जाता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे किसान भाई खेतों के साथ साथ दुधारू पशुओं का भी पालन करते हैं, जिसे बहुत से किसान तो बड़े व्यवसाय के रूप में भी अपनाए हुए हैं और अच्छी आय भी ले रहे हैं। किसान भाइयों, यदि आप भी इस व्यवसाय को बड़ा रूप देना चाहते हैं तो आप अधिक दूध देने वाली गाय भैंसों का ही चयन करें। और यदि आप जब गाय की खरीदारी करने जाएं तो उनके अधिक दुधारू होने के लक्षणों की पहचान करके ही खरीदें, तभी आपको इस व्यवसाय से अधिक लाभ मिलेगा।
तो इनके अधिक दुधारू होने के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? आइए विस्तार से जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी वर्मा से। ऐसा जानवर खरीदने जाते हैं जो ज़्यादा दूध देने वाला है, तो सबसे पहले आप चयन कर लें, क्योंकि गाय जो है वो ज़्यादा दूध देती है। इसके बाद बात आती है कि कौन सी ब्रीड जो ज़्यादा दूध देती है और कुछ ब्रीड ऐसी जो कम दूध। तो ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड हैं जैसे विदेशी नस्लों में होल्स्टीन फ्रीजियन है, जर्सी है, रेड डेन है, ब्राउन स्विस। और भारत की कुछ ब्रीड हैं जो ज़्यादा दूध देती है, जिसमें सबसे अच्छी ब्रीड है साहिवाल। 3 नस्लें हैं जो ज़्यादा दूध देती हैं। सबसे पहले किसान भाई आप इसको चयन करें ब्रीड का। इसके बाद बात आती है कि इन नस्लों में पर्टिकुलर कोई गाय कौन सी ज़्यादा दूध देती है, कौन सी कम देती है, तो उसके बहुत सारे पहचान के लक्षण हैं। दुधारू पशुओं का पालन यदि आपने किया है या आप इस व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको पहले ये तय करना होगा कि गाय पालनी है या भैंस। यदि गाय पालना चाहते हैं तो आप ये तो जानते ही हैं कि कौन सी गाय अधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी गायों का एक समान दूध का उत्पादन होगा। इन दुधारू गायों में से दुधारू होने के लक्षणों की पहचान की जानकारी जरूरी है, जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। जैसे गाय में ज़्यादा दूध देने वाले जानवरों का जो सबसे प्रमुख लक्षण है, आप देख लें कि कान के पास से पीछे की तरफ थन तक दोनों तरफ से शरीर के एक नस जाती है, जो कि बिल्कुल अगर चमड़े के ऊपर उभरी हुई दिखाई देती है, जिसको हम जुगुलर वेन कहते हैं। तो आप समझ लें कि वह जानवर ज़्यादा दूध देगा, इसलिए कि अगर ये जुगुलर वेन ज़्यादा डेवलप है, ज़्यादा मोटी दिखाई दे रही है, तो ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा थन के पास और दूध उत्पादन जो है जानवरों का ज़्यादा होता है। इसके अलावा थन की बनावट है। थन की बनावट ऐसी होती है कि उससे भी हम पहचान सकते हैं कौन सा जानवर ज़्यादा दूध देगा, कौन सा जानवर कम दूध देगा। अगर थन बड़ा है या भारी है तो आप समझ लें कि निश्चित रूप से वो जानवर ज़्यादा दूध देना। अगर थन छोटा है तो जानवर कम दूध देगा। लेकिन थन बड़ा होना या छोटा होना ये पूरी तरह से ज़्यादा दूध देने का लक्षण नहीं है। थन की बनावट भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे अगर थन बड़ा है लेकिन नीचे को लंबा लटका हुआ है, तो आप जान लें कि वो थन उतना अच्छा नहीं माना जाता है। और थन या अयन कह लीजिए वो अच्छा माना जाता है जो शरीर में पीछे की तरफ दोनों पैर के बीच में और आगे की तरफ पेट की तरफ से जुड़ा हो। कहने का मतलब जो है वो अंडाकार अगर थन की बनावट होती है तो आप जान लें कि वो जानवर जो है ज़्यादा दूध देता है। इसके अलावा अयन में चारों जो थन होता है, अगर उनकी लंबाई ज़्यादा है तो भी आप समझ लें थनों की कि वो जानवर जो है ज़्यादा दूध देता है। इसलिए थन की संरचना पे विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें, तभी जाके आप जान सकते हैं कौन सा जानवर ज़्यादा दूध देगा, कौन सा कम देगा। इसके अलावा शरीर की बनावट है। अगर आप देखते हैं कोई भी गाय आगे की तरफ से पतली है और पीछे की तरफ से भारी है उसका शरीर, तो जानवर ज़्यादा दूध देगा। पीछे की तरफ भारी से मतलब होता है दोनों पुट्ठों के बीच की लंबाई, आप उसकी दूरी को नाप लें। अगर वो दूरी ज़्यादा होती है तो आप जान लें कि दोनों पैर के बीच में जगह ज़्यादा होगा, और जब दोनों पैर के बीच में जगह ज़्यादा होगा तो थन का बनावट या थन की संरचना ज़्यादा बड़ी होगी, जानवर ज़्यादा दूध देता है। अगर दोनों पुट्ठों के बीच की जगह कम है तो निश्चित रूप से उसके दोनों पैरों के बीच में भी जगह कम होगी और थन छोटा होगा, तो जानवर जो है कम दूध देगा। इसके अलावा चमड़े को भी हम देखते हैं। अगर आप हाथ से छू के चमड़े को देखते हैं, लगे आपको कि चमड़ा बहुत पतला है तो जानवर ज़्यादा दुधारू होगा। अगर आपको लगता है हाथ से छूने में कि चमड़ा मोटा है तो जानवर कम दूध देने वाला होता है। इसी के साथ साथ आप जब भी जानवर देखने जाते हैं तो आप ये ज़रूर देख लें कि वो जानवर कहाँ पे गोबर किया है। उसका गोबर देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गोबर आपको बिल्कुल सूखा हुआ शुष्क दिखाई देता है तो समझ लीजिए जानवर किसी भी आंतरिक बीमारी से बिल्कुल मुक्त है, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है और जानवर अच्छा दूध देगा। लेकिन अगर आपको गीला गोबर दिखता है तो निश्चित रूप से वो जानवर कम दूध देगा। उसका कारण ये होता है कि जब जानवर गीला गोबर देगा तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट बिना पचे हुए गोबर में बाहर निकल जाता है। ये इसकी पहचान है कि अगर जानवर गीला गोबर देता है तो उसका दूध उत्पादन भी कम होगा, क्योंकि वो जानवर स्वस्थ नहीं रहेगा। और इसके अलावा उस जानवर के बारे में जो पशुपालक है, उसका जो मालिक है, उससे आप पूछ लें कि ये जब बच्चा देता है तो कितने दिन के बाद वो पहली बार गर्म होता है। अगर जानवर अच्छा है, तंदुरुस्त है, ज़्यादा दूध देने वाला है तो बच्चा देने के लगभग 42 दिन बाद वो गर्म हो जाता है। सामान्यतः उस समय हम गाभिन नहीं कराते, लेकिन 63 या 64 दिन बाद जब वो गर्म होता तो हम गाभिन करा देते। नहीं तो कोई जानवर पता लगा, अगर वो उसका मालिक बताता है कि साल भर बाद, 6 महीना बाद या 1.5 साल बाद गर्म होता है बच्चा देने के बाद, तो निश्चित रूप से उसका दूध उत्पादन कम होगा, प्रति व्यात उसका दूध उत्पादन कम होगा, लैक्टेशन पीरियड उसका कम हो जाएगा।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला मधुबनी के संजीव कुमार ने। आपने बरसात के मौसम में बकरियों की देखरेख पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये बकरी पालन आमदनी का किसानों के लिए अच्छा एक स्रोत है, लेकिन बकरियों के लिए खास करके दो सीजन, जाड़ा और बरसात। तो बरसात में बकरियों पर क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। किसान भाइयों, इस समय अगर आप बकरियों की अच्छी देखभाल करेंगे तो अच्छा लाभ ले सकेंगे। तो आप इनके आवास की उचित व्यवस्था किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। बकरियों को बरसात के दिन में आवास प्रबंधन में उसके घर के माने ऊंचाई कुछ ज़्यादा होना चाहिए, जो कि बरसात का पानी उसके अंदर नहीं जा सके। जहाँ पानी पहुँचेगा तो बरसात में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और ह्यूमिडिटी बढ़ता है, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। तो इसलिए बहुत तरह की बीमारियों का उनको सोर्स हो जाएगा। उसमें कोशिश करना है कि ज़मीन आवास जो है घर का एकदम सूखा रहे। और ज़मीन जो गीला हो जाता है, बरसात में गीला होने का चांस ज़्यादा रहता है, ज़मीन गीला होता है अपना, तो उसमें क्या है कि बीच बीच में आप ये चूना का छिड़काव करते रहे। 10 ग्राम 1 स्क्वायर फीट पर के एरिया में 10 ग्राम चूना के हिसाब से हर एक 1-2 महीना देखे गीला होगा तो उसको ये कर दें। और बरसात के दिन में एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है, तो यदि माने कि हरा चारा दे रहे हैं, हरा चारा तो बरसात में काफ़ी उपलब्ध हो रहा है, लेकिन हरा चारा में पूरा भींगा नहीं देना है। और उसमें यदि ज़रूरत है तो कुछ खली दीजिए, प्रोटीन डाइट जो है दीजिएगा, तो बरसात के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यदि हम दाना देते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें। प्रोटीन में आपका सरसों तेल का खली, सरसों का खली हो सकता है, चिनिया बादाम का खली हो सकता है, सरगुजा खली हो सकता है, तो उससे आपका बकरियों का काफ़ी वजन बढ़ेगा। और टिम्पेनी का बहुत चांस रहता है बरसात में। हरा घास रहता है, हरा घास खाने से क्या होता है, टिम्पेनी हो जाता है, लक्षण है उसका पेट फूल जाएगा, बहुत बकरी कराने लगेगी। और उसका अंग्रेजी दवा भी बाजार में उपलब्ध है, टिम्पोल है, जो कि 10 से 15 ml उसको आप पिला दीजिए। तो इस तरह से सब ध्यान हमारे किसान भाई रखेंगे तो उनको बनेगी, बरसात के दिन में बीमारियां बहुत कम हो। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का समेकित नियंत्रण, ब्यांत के समय दुधारू पशुओं की देखभाल पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।